और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पूरी मैं आपको भारत का संविधान बताऊंगा और ये भारत का संविधान जो मैं आपको बताऊंगा इसमें सारे के सारे नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, तो कहीं पर भी आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो 2023 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि संविधान क्या है। तो जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन आती है वो आती है, ये गवर्नमेंट को उसकी पावर्स की एक तो याद दिलाता है कि आपकी पावर कितनी है, क्या आपकी पावर्स हैं, और दूसरा उनकी लिमिट क्या है। तो इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये बेस्ट डेफिनेशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एज पर यूपीएससी 2023 का प्री एग्जाम। उसके बाद इसकी बहुत सारी डेफिनेशन, आपको बाकी पे ध्यान नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन आता है द ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वह है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिपब्लिक है और नोरू वर्ल्ड का सबसे छोटा रिपब्लिक है। तो नोरू स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड और भारत विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिक है। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो इंडिया नाम यूनानी जो भारत में आए थे तो यूनानियों ने इसको नाम दिया था इंडिया, परंतु आज के समय अगर इंडिया की फुल फॉर्म आती है तो वह है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। तो इंडिया की फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। हमारा जो संविधान है उसकी जो ओरिजिनल बुक है उसका 4.25 किलो की वो बुक है जो हीलियम फील्ड केस में रखी गई है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, और ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए उसको एक हीलियम फील्ड केस में रखा है ताकि उसकी इंक खराब ना हो। आप जानते होंगे मूल संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, वो सब डिटेल आपको इसमें आएगा। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं 2015 से। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 1891 में 14 अप्रैल के दिन हुआ था। अब 1891 से अगर हम 125 साल लेते हैं तो वो 2016 आएगा, तो एक साल पहले से ही शुरू कर देते हैं पूरा। तो 2015 को इसलिए मनाया गया क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का पिता कहते हैं, उनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी थी। इसका जो फर्स्ट सिग्नेटरी थे, सबसे पहले हमारे संविधान पे जिसने हस्ताक्षर किए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट जिसने हस्ताक्षर किए वो थे फिरोज गांधी, जिन्हें आप इंदिरा गांधी के पति के रूप में भी जानते होंगे। 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हमारे संविधान पे साइन किए। ओरिजिनली 389 मेंबर थे, पर जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी तो 299 रह गए, और फाइनली जो साइन किए वो साइन किए 284 ने। हमारे संविधान ने रिप्लेस किया, तो हमारे संविधान ने किसको रिप्लेस किया? तो हमारे संविधान ने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमारे संविधान ने रिप्लेस किया। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया। अच्छा, अगला सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल आर्बिटर, जो फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे संविधान का। क्वेश्चन आता है हमारे संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा हमारे संविधान का संरक्षक या कस्टोडियन कौन है ना, जो संविधान की व्याख्या करता है, तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार, संविधान का इंटरप्रेटर, संविधान का संरक्षक या कस्टोडियन, जो भी होगा वो हम किसको बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। अगला टॉपिक आता है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बातें हैं? तो सबसे पहले आता है दिस इज वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन।
जब ये एग्ज़ाम में आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या था? भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये युद्ध काल में और शांति काल में, दोनों काल में इसमें आराम से परिवर्तन की क्षमता हो। देखो होता क्या है, जब भारत में जैसे आर्टिकल 352 में आपने सुना होगा इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी के समय क्या होता है कि हमारा संविधान का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, वो बन जाता है यूनिटरी, पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है। परंतु नॉर्मली जो हमारा संविधान है वो है फेडरल। हम अपने संविधान को फेडरल कहते हैं। अब फेडरल और यूनिटरी क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में। फिर क्वेश्चन एक आया कि किसने कहा था कि अगर संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान खराब है, बल्कि ये कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। मतलब मनुष्य खराब हो जाएगा तो हमारा संविधान खराब होगा, अदरवाइज हमारा संविधान जो है इनफेलेबल है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। क्वेश्चन फिर अगला आता है, तो पहला वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन है, हर परिस्थिति में हमारा संविधान लगता है। दूसरा होता है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को आइवर जेनिक्स जो हैं ये बहुत बड़ा संविधान कहते हैं, क्योंकि आपको पता भी होगा ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं आज के समय। पहले 395 थे, अब बढ़ते बढ़ते 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गई। अमेंडमेंट पहले कोई भी नहीं था जब संविधान बना, अब 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जबकि अगर हम दूसरे देशों का अगर इससे कंपेयर करें तो यूएसए के पास केवल 7 ही संविधान संशोधन हैं। के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 आर्टिकल्स हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 और साउथ अफ्रीका के 253। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण देश हैं जहां से हमने कुछ बोरो किया है, जैसे यूएसए से हमने बहुत कुछ बोरो किया है, कनाडा से हमने फेडरेशन बोरो किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने समवर्ती सूचियाँ बोरो करी। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोरो करी। तो इस तरीके से इन सब देशों में आर्टिकल्स की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अच्छा अगला आता है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्ज़ाम में आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि लिविंग बीइंग में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें समय के अनुसार हम चेंजेस कर देते हैं। ये एक रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। ना तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अभी हम आपको बताएंगे। यूएसए का संविधान बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि अभी तक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 235 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, और अभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। मतलब 1951 में उनके वहाँ पर 22वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। आपने सुना होगा भारत के संविधान में प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है, इस पर हमारा संविधान मौन है आर्टिकल 57 में। इसका मतलब हमारा प्रधान राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं। पर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही इलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा 22वें संविधान संशोधन 1951 में किया। उनका जो लास्ट संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। मतलब पिछले 34 सालों में उनके संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ, और हमारे संविधान में एवरेजन हर 7 महीने में एक संशोधन हो जाता है।
अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह रिजिड नहीं है और ना ही ये यूके की तरह फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यूके का संविधान आप जानते होंगे ये एकमात्र देश है जिसका संविधान अलिखित है, नॉन रिटन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन से देश का संविधान अलिखित है? तो यूएसए, यूके का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, अच्छा, हमारे यहाँ पर जो अमेंडमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं। तो पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की क्या होती है? पावर होती है। जैसे अब हमारे यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन सब में अमेंडमेंट के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर होता है। जैसे एक होता है सिंपल मेजॉरिटी से, आर्टिकल 2, जब भारत में जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 2A के द्वारा, है ना, तो नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में होता है नए राज्यों का गठन, इंडिया में से ही अगर किसी राज्य को तोड़ करके नया राज्य बनाया जाए, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाए या उसके नाम में परिवर्तन किया जाए, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। अभी सारे आर्टिकल्स आपको एक एक करके कराएंगे। आर्टिकल 11 में हम देखते हैं कि ये जो नागरिकता है, नागरिकता के विषय में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन है ना। 239A में जो ये हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं इनमें विधान परिषद का गठन है। और शेड्यूल 1, 2, 5, 6, 8 ये ऐसे हैं जहाँ पर केवल सिंपल मेजॉरिटी से भी बिल पास किया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट्स का एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। ये वो होते हैं जहाँ पर बहुत ही अहम फैसले लेने होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा 54 में लिखा है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया 55 में लिखा है। 73 में केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। 241 में ये जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं इनमें कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रोविज़न है। तो ये 5 आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे आर्टिकल। पार्ट 11 आर्टिकल 368 इटसेल्फ और शेड्यूल 4 और 7 ये वो हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन भी हमें चाहिए। राज्यों में 50% से बिल पास होता है, पर केंद्र में, सेंटर में ये बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इनके अलावा जो और बिल होते हैं उनमें केवल क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। तो इस तरीके से हमारे संविधान संशोधन में भी आप देखेंगे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब आइवर जेनिक्स इस प्रक्रिया के बारे में कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो आवश्यकता से भी अधिक कठोर बना दिया गया है। ठीक है, और इसको वकीलों का स्वर्ग कहते हैं कि हमारा संविधान केवल वकील ही समझ सकते हैं और तो ये वकीलों का स्वर्ग है। जबकि केसी विहियर कहते हैं कि ये एक अधिक कठोर और अधिक लचीला, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जैसे यूके का मैंने बताया, ना ये बहुत ज़्यादा कठोर है जैसे मैंने यूएसए का बताया। तो इनके बीच में एक बहुत बढ़िया संतुलन करके यहाँ पे रखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट बोली थी जब आइवर जेनिक्स ने इसको उधार का संविधान कहा कि आपने दूसरे देशों से इसको उधार लिया। 1935 का जो एक्ट था, मीन तो यहीं से ही हमारे संविधान को बोरो किया गया है। हालांकि जब 1935 का एक्ट आया था तो भारत ने इसका विरोध किया था। नेहरू जी ने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। कोई इसको कुछ कहता था, सबने निंदा करी, परंतु जब संविधान बनाने का नंबर आया तो 70% के आसपास जो हमारा संविधान है वो 1935 के एक्ट से ही बोरो किया गया और बाकी जो है वो हमने अलग अलग देशों से लिया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
उधार के संविधान पर टिप्पणी ली कि उधार देने में लेने में कोई शर्म नहीं है और विचारों का कोई पेटेंट नहीं होता। अगर यूएसए ने अगर किसी सिस्टम को अपना लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। अगर हमारा देश भी वैसा ही है, उसी पृष्ठभूमि पर बना है, वही हमारे आदर्श हैं, तो हम भी उसी सिस्टम को बोरो करेंगे, क्योंकि विचारों का कोई पेटेंट नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे संविधान को, इसमें चीज़ों को शामिल किया गया। उसके बाद फिर इसमें आता है, हमारे संविधान में एक होता है संघ और एक होता है संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक क्या होता है? देखो, जैसे एक सेंटर है और बाकी यहाँ पर ये राज्य हैं, ठीक है, सेंटर और ये सारे हमारे राज्य हैं। अगर मान लो यहाँ पर सब राज्यों को फुल ऑटोनॉमी दे रखी है, जैसे यूएसए में दे रखी है, राज्यों पर कभी भी इमरजेंसी नहीं लगती, राज्यों केंद्र का जो काम है वो राज्यों पे थोपा नहीं जाता, तो ये होता है हमारा संघात्मक। अब इंडिया जो है उसने एक ऐसा संविधान बनाया जो क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक। ना तो वो पूरी तरह संघात्मक है, ना वो पूरी तरह एकात्मक है, ना वो यूनिटरी है। अब हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं वो देखो। सबसे पहले ड्यूअल गवर्नेंस है। जैसे अमेरिका में सेंटर और स्टेट हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी सेंटर और स्टेट हैं और दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट है। दूसरा, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित और मजबूत संविधान है। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर है, केंद्र और राज्यों में पावर का बंटवारा कर रखा है। हालांकि हमारे यहाँ पर केंद्र मजबूत है परंतु फिर भी बंटवारा कर रखा है, जैसे यूएस में कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संविधान क्या है? सर्वोच्च है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्वतंत्र है और 2 सदन है। तो ये जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर हमारे संविधान को एक फेडरल बनाते हैं। पर ध्यान रखिए, हमारा संविधान ट्रू फेडरेशन नहीं है। हमने जो फेडरेशन जो लिया है, भारत राज्यों का संघ है, हमने यहाँ पर यूनियन शब्द लिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और संघात्मक की जगह हमने फेडरल की जगह हमने यूनियन शब्द लिया है, और यूनियन शब्द हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में क्या होता है कि पावर बटी भी हैं पर केंद्र उसमें मजबूत है। तो जहाँ पे केंद्र मजबूत होता है, राज्य कंपैरेटिवली कमज़ोर होते हैं, उसे हम कहते हैं यूनियन। और इंडिया इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। हालांकि हम फेडरेशन के भी गुण रखते हैं। दूसरा होता है, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एकात्मक। एकात्मक का मतलब क्या है? जहाँ पर केंद्र मजबूत है और केंद्र जो है राज्यों को बहुत ही लो प्रोफाइल पर रखता है। एग्जाम्पल, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अब नागरिकता इकहरी नागरिकता है और आर्टिकल 11 में क्या लिखा है? नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास है? केंद्र के पास है। तो यहां पर केंद्र मजबूत हो गया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हाई कोर्ट, अगर किसी राज्य में हाई कोर्ट कोई फैसला करता है तो उसको भी चैलेंज कहां किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब है सेंटर केंद्र के पास जो मामले आते हैं वो भी सब मामले कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तीसरा, राज्यों की नियुक्ति। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। मतलब राज्य में जो विधानसभा है, ठीक है, वो जो बिल पास करते हैं, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, वो राज्यपाल के पास भेजते हैं। परंतु राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है। ये पावर भी हमने कनाडा से ली है। अब सोचो, अगर राज्य केंद्र सरकार चुनकर भेज रहा है तो राज्य और केंद्रों के बीच में हमेशा क्या होता है? इसमें लड़ाई होती है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, केजरीवाल जी कहते थे कि हमें राज्यपाल दिल्ली में उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल कोई काम नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि उपराज्यपाल बीजेपी के थे
इसलिए दोनों में प्रॉब्लम होती है और भुगतते कौन है? आम जनता। रेजिडरी पावर, अवशेषी शक्तियां जो आर्टिकल 248 में है ना, वो किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं। पार्लियामेंट, किसी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन का अधिकार, उसके नाम के परिवर्तन का अधिकार, नए राज्यों को बनाने का अधिकार, वो भी केवल किसके पास है? केंद्र के पास है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, ये सब प्रॉपर्टी हमारे संविधान को क्या बनाती हैं? यूनिटरी। तो इंडिया दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए भारत के संविधान को केसी विहियर क्या बोलते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक तरीके से, हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक होने का मतलब ये हो गया कि हमारा संविधान जो है वो संघात्मक और एकात्मक, उन दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग क्या है? लिंक है। ठीक है, भारत का संविधान संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण है, जिसमें केंद्र मजबूत है। ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केंद्र को मजबूत दिखाते हैं। ये हम जब एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का प्रियम्बल। अब प्रियम्बल जो पढ़ते हैं इसके लिए आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द ऐसे होते हैं जैसे SDR, SDR, और जलेबी की जगह जलेफी, JLEFI। तो पहले का मतलब होता है सोवरियन, प्रभुत्व संपन्न। दूसरे का मतलब है सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरे का मतलब है सेकुलर, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो सोशलिस्ट था और ना ही सेकुलर था, ये बाद में आए 42वें संविधान संशोधन में, और एक नया शब्द जुड़ा था इंटीग्रिटी। ठीक है, एक ही बार हमारे प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो SDR, डी का मतलब डेमोक्रेटिक और आर का मतलब रिपब्लिक। तो हमारा संविधान जो है, इसका जो प्रियम्बल है वो 4 भागों में बटा है। सबसे पहला आता है सोर्स। हमारे संविधान का सोर्स क्या है? तो हमारे संविधान का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो पहला डार्क लिखा होता है, ये हमारे संविधान का सोर्स होता है। दूसरा, फिर ये जो डार्क आते हैं ये सब SDR, ये हमारे संविधान का है नेचर। ये हमारे संविधान का नेचर बताते हैं कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है। तीसरा जो ये डार्क में आते हैं, ये जो हमारा जलेफी में JLEF और ये I जो नीचे भी आएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये दिखाते हैं हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में आता है एडॉप्शन डेट, और एडॉप्शन डेट जो है वो लास्ट में ये है जो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हेयर बाई अडॉप्ट एंड अनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो अवर प्रियम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है, इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट इज सोर्स, सेकेंड इज नेचर, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ इज डेट ऑफ एडॉप्शन। अब ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा याद रखिए, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में हमने अपने संविधान को अमेंड किया था, और वो शब्द हमारे प्रियम्बल में जो डाले गए वो डेट थी 3 जनवरी 1977। 1976 में वो अमेंड हो गया, और प्रियम्बल में उनको लिखने की जो डेट थी वो डेट थी 3/1/1977। अब इस तरीके से हम एक एक चीज़ को इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो है हमारा प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल जो आया था
आपने सुना होगा जब कांग्रेस की मतलब जब हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, फिर 11 दिसंबर को हुई, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी बैठक जो हुई वो 13 दिसंबर को हुई और इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये 22 जनवरी को पास हो गया 1947 में और यही बाद में हमारा प्रियम्बल बना। अच्छा, ये जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। परंतु इसमें जो इस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया? यूएसए से। अच्छा, फिर इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल, ये प्रियम्बल जो है क्या ये हमारे संविधान का भाग है या नहीं है? तो जब ये केस आया तो सबसे पहले एक केस हम पढ़ते हैं, बेरुबारी केस। तो बेरुबारी केस में इसमें साफ कह दिया गया कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो था बेरुबारी केस 1960। परंतु जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया और उन्होंने कहा दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। ये संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसमें प्रियम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर का दिया कि यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते और क्या मूलभूत ढांचा है ये डिसाइड करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसमें ये कन्फर्मेशन केस था जिसमें साफ कह दिया गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन अब दोबारा से कभी कोर्ट में नहीं आएगा कि क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रियम्बल संविधान का एक भाग है। परंतु साथ साथ उन्होंने एक टिप्पणी भी करी कि प्रियम्बल यूपीएससी के एग्जाम में आया, प्रियम्बल ना तो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर है टू लेजिस्लेचर कि यहां पर ऐसा लिखा है तो आप यहां से पावर लोगे, और ना ही ये प्रोहिबिट करता किसी लेजिस्लेचर की पावर को। मतलब प्रियम्बल में जो शब्द हैं आपको वो हमेशा ध्यान में रखकर आपको करने हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना है, सोवरियन करना है, सोशलिस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर करनी है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है। नॉन जस्टिफिएबल का मतलब है आप इनको कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कोर्ट में पेश नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों। जैसे मौलिक अधिकार हैं, अगर आपको नहीं मिलते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरीके से देश धीरे धीरे सुधरेगा, डेमोक्रेसी धीरे धीरे कंप्लीट रूप से आएगी, है ना। सोशलिस्ट पैटर्न धीरे धीरे डेवलप होगा। सेकुलर, आप हमेशा सेकुलर, एकदम से सेकुलर नहीं हो जाएंगे। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको होने में समय लगेगा। इसलिए आप शुरू में ही नहीं कह सकते कि ये क्यों, मतलब शब्द आ गया तो शब्द आने से इक्वलिटी शब्द आ गया तो क्या इक्वलिटी हर जगह हो जाएगी? तो सरकार इक्वलिटी लाने के लिए कोशिश करेगी। तो इन चीज़ों के आधार पर आप इनको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। फिर KM मुंशी हमारे प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। जैसे आप किसी भी पढ़े लिखे ज्योतिषी को अगर आप अपना एक कुंडली दे देंगे तो आपको फ्यूचर बता देगा। उसी तरीके से अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत का केवल प्रियम्बल पकड़ा दें तो प्रियम्बल में वो पढ़ लेगा कि भारत क्या है, एक सोवरियन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, ये सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएगा और भारत की एक इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी। तो KM मुंशी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है।
ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप ने कहा है, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। देखो, हमारे संविधान की आत्मा क्या है, इसके ऊपर हमेशा से एक बहुत विवाद रहा है। पर हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है संविधान की आत्मा क्या है, तो आर्टिकल 32 जो होता है, आर्टिकल 32, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ठीक है, परंतु अगर आता है ठाकुरदास भार्गव ने, सुभाष कश्यप ने या मोहम्मद हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ केस में किसको संविधान की आत्मा कहा, तो वो आएगा प्रस्तावना। पालकी वाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये संविधान का परिचय करता है कि भाई हमारा संविधान कैसा है। अर्न्स्ट बार्कर कहते हैं ये संविधान का कुंजी नोट है, की नोट है। मतलब हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। की का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्न्स्ट बार्कर ने कहा। तो आपको ये याद रखने हैं किसने क्या कहा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इनको याद करना है। अगर आप चाहेंगे तो ये सारी की सारी PDF मैं आपको दे दूंगा, बस आपको यस लिख देना है कि यस, और मैं आपको ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। अब सबसे पहले हमने कहा था सोर्स। द सोर्स क्या है, हमारे संविधान का सोर्स है भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आता है हम कहते हैं कि भारत एक सोवरियन है। तो सोवरियन कौन है, तो सोवरियन है भारत के लोग। ये भारत के लिए नहीं है, ये भारत के लोगों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेचर। तो नेचर में मैंने आपको बताया सेकंड पोर्शन में, नेचर में पहला होता है सोवरियन। सोवरियन का सिंपल मतलब क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में हम किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हैं। संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है, एंड नो वन इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोवरियन का मतलब है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखो समाजवादी के ऊपर अलग अलग विचारधाराएं हैं। समाजवाद की जो सबसे पहले डेफिनेशन जो एक तरीके से था 1936 में लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना चाहता हूं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी, एक एग्जाम में आता है मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। ये किसने कहा था, तो मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। ये 1936 में लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था। और वाई सोशलिज्म एक किताब है जयप्रकाश नारायणन की। सोशलिज्म ही क्यों, समाजवाद ही क्यों, ये किताब है जयप्रकाश नारायण की, जो एग्जाम में कई बार आती है कि सोशलिज्म क्यों होना जरूरी है। अब भारत में 1936 में लक्ष्य रखा गया और 1955 में जब कांग्रेस का अवार्डी सम्मेलन हुआ तो समाजवादी पैटर्न को अपना लिया, परंतु इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लागू 1976 में ही किया गया। अच्छा, अब आता है कि ये जो नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद था, इसका लक्ष्य क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है कि भारत में गरीबी, उपेक्षा, किसी की निंदा, किसी को कम समझना, बेरोजगारी, बीमारी और अवसर की असमानताओं को कम करना। अगर हम भारत में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अवसर की जो असमानताएं हैं उनको हम कम करने में सफल हो जाएं तो हम भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित कर देंगे। समाजवाद बहुत से प्रकार का होता है, ये फेबियन समाजवाद भी होता है, ये हमारे कोर्सेज में ये सब नहीं है। साम्यवाद जो होता है वो भी समाजवाद का ही एक थोड़ा सा उग्र रूप होता है। अच्छा, अब इंडिया में जब लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने की बात आई तो आया कि कैसे होगा, तो इसके लिए हमने मिक्स इकोनॉमी का प्रयोग किया।
कि हम भारत में मिक्स इकोनॉमी लेकर आएंगे, ना हम पूंजीवाद लेकर आएंगे, ना हम पूरी तरह समाजवाद लेकर आएंगे। हम एक मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे और मिक्स इकोनॉमी से ही लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। जब यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो आया कि हमारा समाजवाद जो है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद, मार्क्स जो थे वो अतिवादी थे। मार्क्स कहते थे क्रांति करो और क्रांति करके ऊपर बढ़ो। आपने सुना होगा कि मार्क्सवादी विचारधारा कैसी है, ठीक है। गांधीवाद बहुत ही लीनियंट था, मार्क्सवाद जो था वो बहुत ही हाइपर था। तो हमारा संविधान जो है इन दोनों का मिश्रण है, परंतु इसका झुकाव जो है वो किसकी तरफ है? गांधीवाद की तरफ। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है। तो ये होता है 100 200 हो गए हमारे। अब तीसरा 100 जो आता है वो आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। देखो एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। हालांकि आप अगर ध्यान रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया है, धर्म निरपेक्ष शब्द का नहीं। अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष तो एक ही बात है। देखो, एक नेगेटिव कनोटेशन का है और एक पॉजिटिव कनोटेशन का है। जब हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं तो हम कहते हैं भारत सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। पता हमारे लिए कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, सब धर्मों को हम मानते हैं। तो हम सब धर्मों को मानते हैं, ये पंथ निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष क्या है? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में ना बहुत सारी डेफिनेशन है। एक होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एक सोशल डेमोक्रेसी। जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स किस तरह की डेमोक्रेसी देते हैं? पॉलिटिकल। जबकि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी देने का काम करते हैं डीपीएसपी। इस बात को ध्यान रखना, डीपीएसपी इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अब लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप जानते होंगे, जहां लोगों के द्वारा सीधे अपने मतलब नेता चुने जाते हैं, सीधे गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो प्रत्यक्ष है। अब इंडिया में लोकतंत्र तो है, पर वो लोकतंत्र इंडिया में कैसा है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हम लोगों को चुनते हैं, नेता चुनते हैं, और नेता फिर चुनते हैं हमारा राष्ट्रपति या हमारा जो भी प्रधानमंत्री हैं वो चुनते हैं। तो डायरेक्ट नहीं चुनते हम लोग। अब ये दो अप्रत्यक्ष भी दो तरह के होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अमेरिका में होता है प्रेसिडेंशियल, भारत में होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लोकतंत्र। तो इंडिया में इनडायरेक्ट लोकतंत्र है पार्लियामेंट्री फॉर्म का। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है? डायरेक्ट लोकतंत्र वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग सीधे सीधे सवालों का हल करते हैं। ये चार तरीके से आता है। एक आता है रेफरेंडम, जहाँ लोगों से पूछा जाता है ना। रेफरेंडम में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का समूह होता है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। दूसरा होता है प्लीबिसाइट और रेफरेंडम में डिफरेंस मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि अभी एसएससी के हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीबिसाइट का मतलब जनमत संग्रह है। रिकॉल का मतलब एक बार अगर हमने नेता चुन लिए तो हमें ये अधिकार हो कि हम उन्हें वापस भी बुला सकें, मतलब उनकी नेतागिरी खत्म भी कर सकें। पर ऐसा इंडिया में नहीं है। एमपी पहला स्टेट था जिसने लोअर लेवल पर राइट टू रिकॉल शुरू किया था, परंतु रूल बनाने वाले कौन हैं? नेता लोग, और इन्होंने एमपी के राइट टू रिकॉल को समाप्त कर दिया। और चौथा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का आप समझ सकते हैं,
जैसे आज के समय आपने देखा होगा, लोग जो है ना, वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बना करके सरकार को मजबूर कर देते हैं कि आप ये काम करें। तो इनिशिएटिव कौन उठाता है? आम लोग उठाते हैं, और वो सरकार से अपने काम करवा लेते हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब पहल है। जैसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी नहीं है, ये अभी बहुत ही छोटे स्टेज पर है, पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में आता है। उसके बाद आता है इसमें रिपब्लिक। अब हम कहते हैं अभी हमने रिपब्लिक डे बनाया, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब ये है कि दो तरह के देश होते हैं। एक जहाँ पे राजशाही है, मोनार्की है, वहाँ पर राजा के बाद राजा का बच्चा राजा बनेगा। हमारे यहाँ पे गणतंत्र है। गणतंत्र, आप अगर 16 महाजनपद अगर आप याद रखें हिस्ट्री में, 16 महाजनपदों में भी कई जगह डेमोक्रेसी थी, है ना, कई जगह रिपब्लिक था, रिपब्लिक, और कई जगह मोनार्की थी। तो डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत होता है कि वहां गणतंत्र होना चाहिए। अब सोचो, अगर राज्य का हेड अपने आप ही चुना जाए तो वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? तो डेमोक्रेसी का मुख्य आधार होता है कि वो गणतंत्र होना चाहिए। तो भारत में राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति कौन है? वो सबसे बड़ा है। आर्टिकल 53 में लिखा है भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। और ये राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोग भाग लेते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोग भाग नहीं लेते। एक आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल लिखा है, वो निर्वाचक मंडल डिसाइड करता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। परंतु जो भी है तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल। तो हमारे यहाँ रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक। भारत विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिक है। और कई देशों में क्या चलती है? राजशाही। जैसे यूके, ब्रिटेन में अभी भी क्या है? राजशाही है ना। इंडोनेशिया में, थाईलैंड में क्या है? अभी भी राजशाही है। तो बहुत से देशों में अभी भी राजा होते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में भूटान में अभी भी क्या है? राजशाही है। ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में ना होकर लोगों के हाथ में होती है, ये रिपब्लिक है। अब ये हो गए हमारा नेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले जलेफी में आता है जे का मतलब जस्टिस। 1917 में रूस की क्रांति जब हुई थी, उनका आदर्श वाक्य था जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारे यहाँ पर 3 तरह के जस्टिस होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और ये जो जस्टिस हमें मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा। हमारे संविधान के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आप वो देखें, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ पूरे किए जाते हैं? वो ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में। और फंडामेंटल राइट्स की मदद से हम उन ऑब्जेक्टिव को, और DPSP से हम उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। दूसरा होता है लिबर्टी। लिबर्टी 5 तरह की होती है। जस्टिस 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। विचार, देखो सबसे बड़ी लिबर्टी होती है लिबर्टी ऑफ थॉट्स। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि तूने ये सोच भी कैसे लिया, तो सोचो इससे बड़ी गुलामी तो हो भी नहीं सकती कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता किसी बारे में। तो सोचने की लिबर्टी सबसे बड़ी लिबर्टी है। अब तुमने सोच लिया, पर उन सोच के आप अभिव्यक्त किसी को बोल ना सकें, तो ऐसी लिबर्टी भी किस काम की? तो 5 तरह की लिबर्टी का जिक्र किया है, जो आप देखते होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें दी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी 2 तरह का, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब देखो,
इसके इक्वलिटी के 3 आयाम होते हैं। एक नागरिक इक्वलिटी होती है जो आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में देखते हैं। एक राजनीतिक इक्वलिटी होती है जो आप आर्टिकल 325 और 326 में देखते हैं। 326 में वयस्क मताधिकार होता है ना। और एक होता है आर्थिक इक्वलिटी जो आर्टिकल 39 में देखते हैं। तो इक्वलिटी के 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, पर इक्वलिटी 2 तरह की है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द जो हैं, ये 3 शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से हमने 3 शब्द लिए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा, अब ये फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी क्या है कि हमें हर एक आदमी की डिग्निटी का ध्यान रखना है। देखो, हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी लोग कैसे भी हों, हमें एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखना है। देखो, अगर एक व्यक्ति से उसकी गरिमा छीन लो तो वो व्यक्ति तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। तो संविधान में लिखा है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड ब्रदरहुड। भाईचारा होना चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको हमने क्या किया था? एडॉप्ट किया था। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद में डेट मैंने आपको बताई थी, जो लास्ट होता है एडॉप्शन डेट। एडॉप्शन डेट होता है 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकार करते हैं। लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ, परंतु अंगीकार जो एक्सेप्ट जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 में ही कर दिया था। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है शेड्यूल्स। इसे स्केड्यूल नहीं कहते, स्केड्यूल आता है जब हम स्केड्यूल वैसे पढ़ते हैं कि आपका आज मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है। जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो इसको शेड्यूल्स ही पढ़ा जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, आज के समय 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। अब पहला शेड्यूल क्या है? टेरिटोरियल डिमार्केशन ऑफ स्टेट्स, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर नया राज्य जुड़ता है या नई यूनियन टेरिटरी जुड़ती है या कोई समाप्त होता है तो आर्टिकल 1 में क्या होगा? चेंज होगा। तो हमारा टेरिटोरियल डिमार्केशन क्या है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र क्या है, ये पहले शेड्यूल में पता चलता है। दूसरे शेड्यूल में हमने इन सब से कहा कि भाई आप लोग जब काम करोगे तो काम के बदले में आपको हम देंगे पैसे। तो ये किसको कितनी सैलरी मिलती है, किसको कितना अलाउंस मिलता है, कितना प्रिविलेज मिलता है, ये सब शेड्यूल 2 में है। जैसे प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी होगी, ये आर्टिकल 59 में लिखा है, गवर्नर का 158 में, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन 97 में, लोकसभा जो राज्यों में होता है वहाँ पर लिखा है 186 में, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी का है 125 आर्टिकल, हाई कोर्ट के जज के सैलरी का है 221, कैग का होता है 148 में, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है 175 में, सीएम और काउंसिल का मिनिस्टर का होता है 164 में। अब जिनको भी सैलरी मिलती है, अगर वो सेंटर के होते हैं, ध्यान रखना, अगर वो केंद्र के होते हैं तो उनको केंद्र की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मिलेंगे, केंद्र की संचित निधि में से। अगर वो राज्य के हैं तो उनको राज्य की संचित निधि में से मिलेंगे। बस यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, राज्य जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, इनको सैलरी जो है, सैलरी तो मिलेगा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की समेकित निधि से। परंतु जैसे ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर के बाद जो इनका पेंशन होती है वो स्टेट नहीं देता, वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और इन सब की सैलरी को आप इनके
मतलब इनका जो टेन्योर होगा उसके समय कम नहीं कर सकते। केवल जब देश में आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल आएगा तो वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ही आप इनकी सैलरी को कम करने का संसद अधिकार रखती है। ठीक है, पर यहाँ पर भी अटॉर्नी जनरल, आपको पता होगा भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, जो एडवोकेट जनरल हैं, और जो इलेक्शन कमीशन पहले एक सदन वाला था, फिर बाद में जो इसमें अन्य सदन जो 3 और मतलब 2 और मेंबर कर दिए थे। सबसे पहले 1989 में इसको एक सदन से 1 मेंबर से 3 मेंबर किया इलेक्शन कमीशन को। फिर 1990 में फिर इसको दोबारा से 3 से 1 कर दिया, और 1993 में फाइनली तब से इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य हैं। अब इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य के अलावा जो अन्य 2 होते हैं उनकी सैलरी का भी यहाँ पे नहीं लिखा, अटॉर्नी जनरल की सैलरी का भी यहाँ पे नहीं लिखा, एडवोकेट जनरल की सैलरी का भी यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इनको सैलरी कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, जब इनका हम पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर तीसरा आता है ओथ। भाई अब तुमने क्या कर लिया, तुमने सैलरी ले ली, अब भाई कसम खाओ काम भी करोगे। तो तीसरे में आता है ओथ एंड अफर्मेशन। अब यहां एक बात ध्यान रखना, सबको शपथ दिलाने का जो प्रोविजन है वो शेड्यूल 3 में है, परंतु राष्ट्रपति की शपथ अलग होती है आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ अलग होती है 69 में, और राज्यपाल की शपथ अलग होती है 159 में। तो 3 के लिए अलग प्रोविजन है। लोकसभा के स्पीकर और निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष के अलावा जो अन्य जो सदस्य जो हमने कहा 2 नए हैं, इनको शपथ नहीं दिलाई जाती। अब आप कहेंगे सर लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलाते क्या? लोकसभा का स्पीकर जब सभा में आता है एज ए सदस्य के रूप में, तो वो सदस्य की शपथ लेता है। जब उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति को स्पीकर बना दिया जाता है तो उसको अलग से स्पीकर की शपथ नहीं दिलाई जाती। और उसी तरह निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावा जो 2 अन्य सदस्य हैं उनको भी शपथ का कोई प्रोविजन नहीं है। फिर आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में आता है किस राज्य से कितनी सीटें किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में आएंगी। तो राज्यसभा में सीटों का जो अलॉटमेंट होता है वो अलग अलग राज्यों से होता है। तो किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, और आपको पता होगा ये 1971 की, पहले 1951 की पॉपुलेशन के आधार पर किया और फिर बाद में इसको 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर इसको कर दिया था। फिर आता है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। अनुसूचित जाति मत करना, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण पर इसमें 10 स्टेट में जो हमारे हैं उनके लिए आता है। और इसके लिए हमें हमारे संविधान का भाग 10 पढ़ना पड़ेगा जो आर्टिकल 244 होता है। ये डिफाइन कौन करता है कि कौन सा क्षेत्र शेड्यूल क्षेत्र में आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 10 स्टेट जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं वह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों में क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण किसके हाथ में होगा, ये शेड्यूल 5 में लिखा है। फिर आता है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी लेवल का है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, कैसे आप करेंगे कि कोई क्षेत्र शेड्यूल क्षेत्र है। तो शेड्यूल क्षेत्र के लिए हमारे पास 4 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। उस एरिया में ट्राइब्स मेजॉरिटी में होनी चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। फिर तीसरा, ए वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या कोई तालुका होना चाहिए। और लास्ट में कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, वो एरिया कोई बहुत बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, वो एक छोटा एरिया होना चाहिए जहाँ पर हमें लगता है कि कोई जनजाति है
और उन जनजातियों का सही से गवर्नेंस नहीं हो रहा, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या तालुका में आते हैं, तो राष्ट्रपति उनको शेड्यूल्ड एरिया क्षेत्र में घोषित कर देता है और ये प्रोविज़न केवल 10 स्टेट्स के लिए है। फिर उसके बाद में आता है 244 का सेकंड और 275 का 1। यहां पर भारत में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की कई बार क्वेश्चन आता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल एरिया के प्रशासन से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहां शेड्यूल्ड एरिया नहीं लिखा, यहां ट्राइबल एरिया शब्द का प्रयोग किया है। असम में नॉर्थ कचार, कार्बी ऑनलोंग जो अलग होना चाहता है असम से, बोडोलैंड जो अलग होना चाहता है असम से, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, त्रिपुरा में त्रिपुरा शेड्यूल्ड एरिया और मिजोरम में चकमा, मारा और लाई। ये वो हैं जहां जो ट्राइबल एरिया आते हैं और इन ट्राइबल एरिया के प्रशासन का अलग से प्रोविज़न होता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार है ये क्षेत्र घोषित करने का, आर्टिकल 244 के 2 में और 275 के 1 में। तो यहाँ पर आप मेनली अगर एसएससी का पढ़ रहे हैं तो बस यही ध्यान रखिए कितने स्टेट्स के लिए है और इसमें क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल्ड, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल्ड में हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन आता है। आपने देखा होगा भारत में 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जो संघ यूनियन लिस्ट है उसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए, स्टेट में 66 से 61 पे आ गए और कंकरेंट लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली उसमें 47 से 52 आ गए। ये 47 से जो 52 हुए ये 42वें संविधान संशोधन में हुए थे। अब ये जो 2 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये तो हमने यूएसए से लिया है और ये कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा, ये लिखा है 7 शेड्यूल में। परंतु इनके अंदर ये जो विषय आते हैं, ये विषय कौन कौन से आएंगे, अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको आर्टिकल 246 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच में विषयों के आधार पर क्या कर रखे हैं, पावर्स को बांट रखा है। आर्टिकल 245 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ राज्य क्षेत्र के आधार पर डिवीज़न है, जैसे यूपी का कानून यूपी पे लागू होगा, बिहार का कानून बिहार पे लागू होगा, भारत का कानून पूरे भारत पे लागू होगा, है ना। तो ये राज्य क्षेत्र के आधार पर है 245, 246 में होता है विषय के आधार पर। 248 रेजिडरी पावर है, अवशेषी शक्तियाँ। संविधान बनाने वालों ने सोचा अगर कोई कल को कोई ऐसा विषय है जो ना यूनियन लिस्ट में आए, ना स्टेट लिस्ट में आए, ना कंकरेंट लिस्ट में आए, तो उसका क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो पावर्स हैं ये हम कनाडा से लेंगे और ये अवशेषी शक्तियां सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में होंगी। और यही एक बहुत बड़ा विवाद होता है कि ये रेजिडरी पावर सेंटर गवर्नमेंट के हाथ के बजाय स्टेट्स के पास होनी चाहिए, स्टेट्स हमेशा ये मांग करते हैं। और लास्ट में होता है 254 में क्या है कि कंकरेंट लिस्ट पर अगर कानून बनाए जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाए जाते हैं तो उसमें केंद्र की बात मानी जाती है, परंतु अगर कोई विवाद हो, है ना, तो केंद्र की ही, मतलब कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं पर विवाद होने पर केंद्र का कानून लागू होगा, यह आर्टिकल 254 में लिखा है। इसका मतलब कंकरेंट लिस्ट के ऊपर केंद्र सुप्रीम है, यह आर्टिकल 254 में लिखा है। तो इस तरीके से 7 शेड्यूल में ये सब आता है। 8th शेड्यूल में हमारी भाषाएं आती हैं, भाषाएं राजभाषा से संबंधित ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब आपको पता होगा पहले हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उड़िया। ये इंग्लिश नहीं थी, इंग्लिश आज भी नहीं है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ दिया गया। फिर 71 में 71 अमेंडमेंट
1992 में हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में MBDS, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली को जोड़ दिया। और दो जो प्रस्तावित है वो है मैथिली और दो जो प्रस्तावित हैं वो है भोजपुरी। यहां पर मैथिली की जगह हमें लिखना है भोजपुरी। भोजपुरी और राजस्थानी, ये दो क्या हैं, प्रस्तावित हैं। अब उसके बाद में फिर आता है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के अंदर ऐसे कानून आते हैं जो भूमि सुधार के नाम पर किए जाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर किए जाएंगे, और इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो गलती हुई उसमें संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया था। और जब भारत में 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें लक्ष्य रखा कृषि का विकास। तो देखा गया कृषि जो है वो तो भूमिपतियों के हाथ में है। अब अगर किसी से भूमि लेते हैं तो अब वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि भूमि का अधिकार जो है एक संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार था। तो सरकार ने लोगों की भलाई के लिए क्या किया कि पहला संविधान संशोधन किया। और पहले संविधान संशोधन में कहा कि लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर हम जो भी कार्य करेंगे आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसके बाद सरकार को जो भी चीज लोगों न्यायपालिका की परिधि से बाहर रखनी होती तो वो उसमें लगातार संशोधन करते करते वो उसको उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। तो फाइनली 2007 में YK सबरवाल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो एक डिसीजन देकर गए कि 9th शेड्यूल में जो भी चीजें, जो भी आर्टिकल 24 अप्रैल 1973 से पहले शामिल किए गए हैं वो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर आएगा, कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। परंतु अगर वो इस डेट से बाद में आए हैं तो सरकार को, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं, वॉयलेट्स करते हैं, 14, 19, 20 और 21, तो उनके ऊपर सुनवाई हो सकती है, वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में आएंगे। और ये डेट थी केशवानंद भारती के जजमेंट की डेट। तो केशवानंद भारती केस के जजमेंट के डेट को एक निर्णायक डेट माना गया। और उसके बाद के जो फैसले हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं। और उससे पहले फिर उन्होंने क्या, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया 44वें संविधान संशोधन में, तो ये विवाद ही अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, एक आदमी को जो दल बदल करता है उस बेस पर आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आर्टिकल 102 में और आर्टिकल 191 के द्वारा। 102 में हम पार्लियामेंट के मेंबर से और 191 में स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें। ये कब किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। और दल बदल के नाम पर इसमें लोगों को, जो नेता हैं उनको आप बाहर कर सकते हैं, पर दल बदल के नियम बहुत ही अजीब से हैं। ठीक है, आम लोगों को ये समझ में नहीं आते, क्योंकि इनमें इतना इफ और बट होता है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक से है। ये केस ये कब से आया, ये आया जब 1967 में हरियाणा के एक MLA थे गया लाल, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया। तो जब एक आदमी एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी में धोखा है। लोगों ने उसको किस पार्टी का समझ के वोट दिया, किस विचारधारा का समझ के, अब वो दूसरी विचारधारा को अपनाता है तो ये लोगों के साथ धोखा है। तो फिर इसके बाद इस पर रूल बने और ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के जो आधार हैं, आधार वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो वो डिटरमाइन करेगा स्पीकर और चेयरमैन। अच्छा, अब यहां पे बात ध्यान रखना, अगर एक इलेक्टेड मेंबर अपनी मेंबरशिप को क्या करता है, खुद ही छोड़ देता है, ये ग्राउंड है। दूसरा, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाता है,
अगेंस्ट द विप बोलते हैं, विप, WHIP, अगर वो अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी के विप के जाता है या सदन में वोट डालने से अपने आप को दूर रखता है जब उसकी पार्टी उसको वोट डालने के लिए बोलती है, तब वो दल बदल का मामला माना जाता है। तीसरा, अगर एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड, एक आदमी जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो ये माना जाता है। अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर 6 माह के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, एक नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 महीने से पहले ज्वाइन कर ले तो कोई बात नहीं, पर अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो दल बदल का केस माना जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अच्छा, 2/3 लेजिस्लेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कह रहा अब इसमें अपवाद क्या है, कब इसको नहीं माना जाएगा। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़ करके, मर्ज करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। और लास्ट में, एनी पर्सन इलेक्टेड एज चेयरमैन और स्पीकर, अब एक आदमी चेयरमैन चुना गया, एक स्पीकर चुना गया, अगर वो अपनी पार्टी को रिजाइन कर देता है और एंड रिजाइन आफ्टर दैट पोस्ट, क्योंकि जब वो चेयरमैन और स्पीकर बनेगा तो उसको अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का रहेगा तो उसका झुकाव जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रहेगा। अगर वो उसको छोड़ देता है और बाद में उस पोस्ट को छोड़ने के बाद चेयरमैन स्पीकर बनने जब वो हट जाता है, वो दोबारा से अपने पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ता है तो उस पर दल बदल का केस नहीं लगेगा। अब आता है 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1993 में इसको किया गया। इसमें क्या होता है, पंचायतों के बारे में, इनकी पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। 29 मैटर, पंचायत के मामले में 29 मैटर होते हैं। हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 से 16 आर्टिकल जो हैं वो पार्ट 9 में वो किससे जुड़े हुए हैं, 11th शेड्यूल से। और उसके बाद लास्ट आता है 12th शेड्यूल, और 12th शेड्यूल में जो होते हैं उसमें वही पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी वो किसकी हो जाती हैं, म्यूनिसिपैलिटी। ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। इसमें केवल 18 मैटर हैं और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक ये किस्म का आता है, म्यूनिसिपैलिटी का। अमेंडमेंट प्रोसेस मैंने बताया था, अगर शेड्यूल 1st, 2nd, 5th, 6th, 8th हैं तो ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। अगर 4th और 7th है तो 2/3 बहुमत से होता है, प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन भी चाहिए, और जो अन्य जो हैं उसमें 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ये जो हैं ये टोटल का 1/2 से अधिक होना चाहिए। ये हम आपको एक दिन जब कराएंगे बहुमत के प्रकार क्या होते हैं अभी इसी सीरीज में, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये शेड्यूल 6 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है ताकि यूपीएससी के लेवल के भी आप क्वेश्चन कर सकें। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कानून बनाएगी और अंतिम संतुति कौन देता है, गवर्नर। और 30 सदस्य उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होते हैं जो शेड्यूल 6 से रिलेटेड है। 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर और 26 इलेक्टेड बाय अडल्ट सफरेज। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन का प्रोविज़न है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगी वो शेड्यूल 6 के अनुसार होगी, जो हमने ट्राइबल एरियाज़ के लिए बताया। अब उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।